प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन हमारा कोर्स है और आज हमारा लेक्चर 7 है। लेक्चर 7 में हम लोग तो है लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस लेक्चर का एक रिव्यू लेते होते हैं। तो वो रिव्यू ले लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन और केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था लास्ट वीक में। सबसे पहले हम डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो कि हमारे पास होती है इफ़ एल्स, ठीक है। डिसीजन क्या करती है, डिसाइड करती है बेस्ड ऑन द कंडीशन। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी तो हमारे पास एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एक प्रोग्राम मैंने छोटा सा लिखा है। फॉर एग्जांपल मैंने एक कैरेक्टर ले लिया ग्रेड के नाम से, और मैंने यूज़र को कहा है एंटर द ग्रेड। यूज़र जो भी ग्रेड एंटर करता है, ABCD जो भी एंटर करता है ग्रेड, मेरे पास वो ग्रेड के अंदर सेव हो जाएगा। और फिर मैं चेक करूँगी कि अगर ग्रेड के अंदर A है, आपने देखा मैंने 2 दफ़ा इक्वल लगाया है। 2 दफ़ा इक्वल इसलिए लगाया है कि ये रिलेशनल ऑपरेटर है। अगर एक इक्वल लगाती तो आपके पास A जो है वो ग्रेड में जाकर सेव हो जाता, बेशक वो इफ़ की कंडीशन के अंदर लिखा है, ठीक है। अगर ग्रेड के अंदर A है तो मेरे पास एक्सीलेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अगर यूज़र ने A नहीं एंटर किया तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो एल्स में आ जाएगा। अब एल्स के साथ आप एक और इफ़ यूज़ कर सकते हैं कि अगर A नहीं है तो क्या B है, यानी ग्रेड इक्वल टू B है। अगर ग्रेड B है तो गुड प्रिंट कर दे, अगर नहीं है तो चेक करें कि ग्रेड C तो नहीं है। अगर ग्रेड C है तो इम्प्रूवमेंट प्रिंट कर दे, और अदरवाइज़ वो वेरी बैड प्रिंट कर दे। कुछ भी प्रिंट कराना चाहते हैं, जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं। तो ये है कि ट्रू इफ़ एल्स मैंने आपको कहा था कि बेस्ट होते हैं ट्रू और फॉल्स के लिए। 2 कंडीशन हो, या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, लेकिन आप इसको मल्टीपल कंडीशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर ट्रू नहीं है, फॉल्स है तो क्या ये ट्रू है, अगर ये ट्रू नहीं है तो फॉल्स है तो क्या ये ट्रू है। तो इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशन भी इफ़ एल्स के अंदर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर एक कंडीशन ट्रू हो तो उसके अंदर और कंडीशंस लिख के आप नेस्टेड इफ़ एल्स भी लिख सकते हैं। अब आप चेक कर रहे हो, देख रहे हो कि आपने इसमें क्या किया, इक्वालिटी चेक की है, इक्वल चेक किया है। ग्रेड के अंदर A है, B है, C है, क्या आ रहा है उसकी बेस पे आपने डिसाइड किया है और प्रिंट कराया है, ठीक है। अब इक्वालिटी चेक करने के लिए अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन हो तो आप बेस्ट सूटेबल चीज़ ये है कि आप स्विच लगाएं, ठीक है। स्विच में रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ नहीं होते, लेस देन ग्रेटर देन आप यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ इक्वालिटी चेक करते हैं अगर ये वैल्यू है तो क्या हो। तो इसी प्रोग्राम को अगर आपने स्विच के थ्रू लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, कैरेक्टर ग्रेड एंटर ग्रेड। यूज़र ने ग्रेड एंटर किया, स्विच लगा दिया ग्रेड पे। ग्रेड का क्या मतलब है कि आपने केस किसके लिए चेक करना है, ग्रेड वेरिएबल के लिए, कि ग्रेड वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू है। अगर ग्रेड वेरिएबल के अंदर A वैल्यू है, ठीक है, दिस इज सेम जैसे वो चेक करे ग्रेड इक्वल टू A, यानी ग्रेड के अंदर A वैल्यू है। इसका मतलब है कि ग्रेड के ऊपर स्विच लगा हुआ है। ग्रेड के अंदर अगर A वैल्यू है तो एक्सेलेंट प्रिंट करा दे, ग्रेड के अंदर अगर B वैल्यू है तो गुड प्रिंट करा दे, C है तो इम्प्रूवमेंट प्रिंट करा दे, अदरवाइज वेरी बैड प्रिंट करा दे। ये हमारे पास स्विच स्टेटमेंट थी जो कि केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन थी, जो इक्वालिटी के लिए यूज़ होती है, सिर्फ करेक्टर और इंटीजर पर अप्लाई होती है, और सिर्फ इक्वालिटी के लिए, मल्टीपल कंडीशन के लिए बेस्ट सूटेबल होती है, ठीक है। ये हमारे पास इफ़ एल्स है जो कि मल्टीपल कंडीशन को सपोर्ट कर सकती है। इक्वालिटी और रिलेशनल ऑपरेटर्स दोनों, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, सारों के लिए ये सपोर्ट कर रही होती है, ठीक है। जब भी आपने कंडीशन जो है वो रेंज में चेक करनी है, ज़्यादा कंडीशन चेक करनी है, तो आप इफ़ एल्स कर सकते हैं। अगर आपकी कंडीशन इक्वालिटी की है और आपके केसेस बहुत ज़्यादा हैं तो आप स्विच पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हम डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन किस तरीके से अप्लाई करते हैं। आज हमारा लेक्चर जो है वो अबाउट द रिपीटेशन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, यानी रिपीट करना है आपने। रिपीटेशन क्या होती है, रिपीट करना है, एक इंस्ट्रक्शन को बार बार प्रिंट कराना है। अगर एक इंस्ट्रक्शन आपकी है, आपको एक इंस्ट्रक्शन लिखते हो, आप कहते हो कि ये वाली इंस्ट्रक्शन 10 दफ़ा प्रिंट हो जाए, तो बेसिकली आपने उसे 10 टाइम उस इंस्ट्रक्शन को चलाना है। आप किस तरीके से, ऐसा क्या मेथड हो सकता है कि आप इंस्ट्रक्शन एक ही दफ़ा लिखो और वो मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट हो जाए, आप उसको डिफ़ाइन कर दो कि ये इतनी दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिपीटेशन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ये क्या करती है, रिपीट करती है, आपकी जो भी लूप के अंदर इंस्ट्रक्शन होती है उसको रिपीट करती है, ठीक है। दिस इज़ द टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर 7। हम देखते हैं कि रिपीटेशन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है, लूप्स होता है,
ठीक है, लूप्स भी कहते हैं कि हमारे पास मल्टीपल टाइम अगर इंस्ट्रक्शन प्रिंट हो रही है तो हम उसको कहते हैं कि लूप्स के थ्रू हो रही है। ठीक है, लूप्स होते हैं। लूप आपके पास बेसिकली, हमारे पास लूप क्या होता है कि सर्कुलर चीज़ को हम लूप कह रहे होते हैं ना। तो ये आपके पास क्या है कि एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, उसके बाद वो दोबारा से वो आपका कर्सर वापस आ रहा है और दोबारा से आपकी वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट को हो रही है। तो बेसिकली वो क्या हो रही है, लूप्स में आपके पास एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, द वर्सैटिलिटी ऑफ कंप्यूटर लाई इन इट्स एबिलिटी टू परफॉर्म अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीटेडली। ठीक है, वर्सैटिलिटी ऑफ द कंप्यूटर क्या है कि आप एक इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल टाइम परफॉर्म करा सको। ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स repeating some portion of the program either as specified number of times or until a particular condition is being satisfied। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आप कुछ पोर्शन ऑफ प्रोग्राम को स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम जो है वो रिपीट करा सकते हैं। आप बता सकते हैं कि इतनी दफ़ा आपका जो है वो प्रोग्राम रिपीट हो अनटिल अ पर्टिकुलर कंडीशन। और ये भी कर सकते हैं कि आप बता दो कि ये कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होती तब तक आपके पास ये एग्जीक्यूट होते जाए। ठीक है, दिस रिपीटेशन इज़ डन थ्रू द लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ये रिपीटेशन किस तरीके से होती है, ये रिपीटेशन लूप के ज़रिए होती है। ठीक है, इस जो इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं, लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, आपके पास रिपीटेशन को कहते हैं लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, यानी आप एक इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल टाइम किस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं, लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के थ्रू प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, एक लूप्स क्या है, एक इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल टाइम, एक या एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को भी मल्टीपल टाइम आप एग्जीक्यूट कराना जो है वो बेसिकली प्रोग्रामिंग की टर्म में लूप्स कहलाता है, और ऐसी इंस्ट्रक्शन को हम लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब आपकी लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कितनी तरह की होती हैं, 3 तरह की होती हैं। फॉर लूप होता है, डू वाइल लूप होता है, और आपके पास वाइल लूप होता है। ठीक है, तीनों लूप्स आपके एक ही काम करते हैं। आप कोई भी लूप यूज़ करते हैं, आपके लिए डिफ़ाइन नहीं है कि आप फॉर यूज़ करें, वाइल यूज़ करें, डू वाइल यूज़ करें। आप कोई भी लूप यूज़ कर सकते हैं, इनमें से कोई एक जो है वो आपको लाजमी यूज़ करना चाहिए। तीनों आते हैं तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो बेसिकली लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का मकसद क्या होता है कि आप एक इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कर सकें, और उसके 3 डिफरेंट मेथड हैं जिसके थ्रू आप इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लूप्स के फॉर वाइल और डू वाइल लूप पढ़ने से पहले हम पार्ट्स ऑफ द लूप को डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी आप लूप लिखते हैं, किसी भी लूप में आपकी 3 चीज़ें जो होती हैं वो मस्ट होती हैं। ठीक है, एक तो आपके पास ये इनिशियलाइज होना चाहिए, सेकंड आपके पास क्या है कि कोई कंडीशन चेक होनी चाहिए, और थर्ड आपके पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होना चाहिए। अभी आपको ये समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि जब भी आपने लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन लिखनी है, आपने 3 तरह की चीज़ें उसमें लाजमी करनी है। आपने एक वेरिएबल ले लेना है, उस वेरिएबल को कोई वैल्यू दे देनी है। इनिशियलाइज करना क्या होता है, वैल्यू देना। ठीक है, आपने कोई वेरिएबल ले लेना है और उस वेरिएबल को आपने कोई वैल्यू दे देनी है, और आपने कंडीशन सेट कर देनी है। कंडीशन क्या स्पेसिफाई करती है कि जब तक ये कंडीशन आपकी ट्रू है, जिस तरह इफ एल्स में हम कंडीशन लगाते थे ना, i लेस देन 10, i ग्रेटर देन 10, तो इस तरह की कोई कंडीशन आप उस वेरिएबल पे लगा देंगे जो कि आपको लूपिंग में हेल्प दे रहा होता है। ठीक है, और तीसरी चीज़ होती है आपके पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी आप जो वेरिएबल इनिशियलाइज करें, या तो उसको आप इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे, उसकी बेस पे आपका जो है वो लूप चलेगा। तो ये तीनों इंस्ट्रक्शन जो हैं वो आपने तीनों पार्ट आपने लाजमी ऐड करने हैं अपने लूप के अंदर। अगर आप एक भी गलत ऐड करेंगे या नहीं ऐड करेंगे तो आपका लूप प्रॉपरली नहीं चलेगा। ठीक है, वो किस तरह से होगा वो हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू, कि अगर हम गलत जो है वो कोई एक चीज़ मिस कर जाते हैं इसमें से, तो हमारे पास क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ये पार्ट्स ऑफ द लूप, तीनों लूप्स के अंदर, फॉर लूप हो, वाइल लूप हो, डू वाइल लूप हो, तीनों लूप्स के अंदर आपके पास ये तीनों कंडीशंस जो हैं वो लाजमी, ये तीनों पार्ट्स जो हैं वो लाजमी होने चाहिए। ठीक है, पहले हम वाइल लूप डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा इजी है, सिमिलर टू द इफ है, तो आपको अंडरस्टैंड करना आसान होगा। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, इट इज़ ऑफन यूज इन प्रोग्रामिंग व्हेन यू वांट टू डू समथिंग अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, ये वाइल लूप जो है वो प्रोग्रामिंग में तब यूज़ होता है जब आप कोई भी चीज़ फिक्स नंबर ऑफ टाइम करना चाह रहे हो। ठीक है, कोई भी चीज़ आप रिपीटेडली बताना चाह रहे हो कि n टाइम्स या 4 टाइम्स या 7 टाइम्स जो है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए,
तो आप वॉइल लूप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्मेट आपके पास क्या होता है, आप लूप जो भी काउंटर वेरिएबल आप बनाते हो उसको आप कोई वैल्यू दे देते हो, आप उसको इनिशियलाइज कर देते हो। ठीक है, इस लूप में सबसे पहले आप इनिशियलाइज करते हैं, सेकेंड नंबर पे आप चेक करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन अब आपकी कैसे चेक हो रही है, वॉइल के ज़रिए हो रही है। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, इफ़ करते थे, इफ़ और फिर हम कंडीशन चेक करते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं वॉइल और फिर कंडीशन चेक कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलर टू द इफ़ है। इफ़ में आप लिखते हो इफ़ राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखते हो, एक कंडीशन लिख सकते हो, एक से ज़्यादा कंडीशंस लिख सकते हो। इसी तरह वॉइल में आप जो है वॉइल लिखते हो इफ़ की बजाय और आप कंडीशंस लिख देते हो। ठीक है, चूँकि ये रिपीटेशन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है इसलिए इसका एल्स नहीं होगा। इफ़ एल्स सिर्फ इसलिए यूज़ होता है कि चेक करें, अगर ट्रू है तो चला दें, अदरवाइज ना चलाएं। ठीक है, अब वॉइल क्या होगा, वॉइल ये है कि अगर ट्रू है तो चलाते रहें। ठीक है, यानी मल्टीपल टाइम्स चलाना है, वॉइल का मतलब है मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, अब उसके अंदर आप सेकंड नंबर पे आप लिख दोगे कंडीशन चेक कर रहे हो कि कंडीशन आपकी ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू है तो आपने जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई हैं वो स्टेटमेंट्स आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। एक लिखी है तो एक मल्टीपल टाइम्स होगी, दो लिखी हैं तो पहली होगी, दूसरी होगी, फिर दोबारा पहली होगी, फिर दूसरी होगी, जितनी दफ़ा भी उसने रिपीट होना था। ठीक है, फिर थर्ड पे आपने क्या किया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो ऐड किया हुआ है। आप डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द कंडीशन होता है कि अगर आपकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर करते हैं, अगर डिक्रीज़ हो रही है तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो थर्ड पे आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो यूज़ कर लिया। द स्टेटमेंट विद इन द व्हाइल लूप वुड कीप ऑन गेटिंग एग्जीक्यूटेड टिल द कंडीशन इज बीइंग टेस्टेड रिमेन ट्रू। अब ये कंडीशन तब तक चलती रहती है जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है, when the condition become false the control passes to the first statement the follow the body। जब भी आपकी कंडीशन false हो गई तो आपके पास इस वॉइल के आगे जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक काउंटर वेरिएबल था आई, इंड आई आपने ले लिया, इक्वल टू उसको आपने 0 ले लिया और आपने वॉइल के अंदर क्या कंडीशन लगानी है, वॉइल के अंदर आप कंडीशन लगा देते हैं वॉइल आई लेस देन 10। ठीक है, जब तक आई लेस देन 10 है तब तक आप क्या करें, मेरा नाम फॉर एग्जांपल प्रिंट करा दे। वॉइल में मैंने वॉइल लिखा, वॉइल के अंदर मैंने कंडीशन क्या लगाई, आई लेस देन 10। अब आई में 0 था तो इसका क्या मतलब हुआ कि आई 0 जो है वो 10 से लेस है, ये ट्रू हो गया। अगर ट्रू हो गया तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लगा सकती हूँ। ठीक है, मैं कर्ली ब्रैकेट लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होती हैं वॉइल के अंदर। जब भी आपके पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो तो आपने कर्ली ब्रैकेट का ब्लॉक लाजमी लिखना होता है ताकि डिफाइन हो सके ये इसका स्कोप है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है। ठीक है, आपने वॉइल लगाया, वॉइल में आपने यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करा दिया। ठीक है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने के बाद आपने यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो लगा देना है। ठीक है, अगर 0 लेस देन 10 है, ट्रू हो गया तो आपने यहाँ पे सी आउट अपना नाम कर दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, स्टेटमेंट में आपने सी आउट अपना नाम रख दिया या और भी कोई चीज़ प्रिंट करानी है तो वो करा दी। ठीक है, कंडीशन ट्रू होगी। फिर आपने यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ऑपरेटर्स वाले में, आई प्लस प्लस, यानी आई के अंदर पहले 0 वैल्यू थी, जब आप प्लस प्लस कर देंगे, प्लस प्लस आपके पास क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जो कि यूनरी ऑपरेटर है। ये क्या करता है, आई की वैल्यू में एक चीज़ ऐड कर देता है। आई में 0 था, जब आपने आई प्लस प्लस लगाया तो आई के अंदर 1 हो गया। ठीक है, अब ये चूँकि आपके पास क्या है, रिपीटेशन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, वॉइल लगा हुआ है, तो आई के अंदर जब आपके पास 1 आ गया तो आपने दोबारा से कंट्रोल जो है आपका यहाँ पर चला गया। ठीक है, कंट्रोल आपका यहाँ पे चला गया है और दोबारा से उसने चेक किया कि 1 जो है वो लेस देन 10 है, ट्रू हो गया। उसने ये इंस्ट्रक्शन प्रिंट कराई, फिर 1 के अंदर एक और ऐड कर दिया, 2 हो गया। फिर ये ऊपर गया, उसने चेक किया कि 3 लेस देन 10 ट्रू है, जो भी इंस्ट्रक्शन चलनी थी वो चल गई और 3 के अंदर 1 ऐड कर दिया, 4 हो गया। ठीक है, फिर ऊपर आपके पास गया 4 लेस देन 10 ट्रू हो गया, उसने इंस्ट्रक्शन चल दी। इस तरह आपकी 0 से लेके 9 तक आपकी इंस्ट्रक्शन चलेंगी क्योंकि 9 लेस देन 10 होता है। फिर आपके पास वैल्यूज़ प्रिंट होंगी और 9 टाइम्स यानी 10 टाइम्स आपकी 0 ऐड होगा तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने बनते हैं, 8 9 10 बनते हैं। 10 टाइम्स आपका नाम प्रिंट हुआ और जब आपके पास
लास्ट में आई 10 हुआ तो 10 लेस देन 10 नहीं होता, ये फॉल्स हो गया, तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी, बल्कि अगर इसके आगे कोई स्टेटमेंट लिखी है वो चल जाएगी, अगर नहीं लिखी तो आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इस तरीके से ये आपकी व्हाइल जो है वो एक ही इंस्ट्रक्शन या एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कराता है। ठीक है, क्या आपकी कंडीशन ज़रूरी है? सबसे पहले आपने इनिशियलाइज करना है, व्हाइल में सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं, फिर कंडीशन चेक करते हैं और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं। ठीक है, आपकी वैल्यू की बेस पे वो चेक करेगा, कंडीशन ठीक हुई तो स्टेटमेंट चला देगा, वैल्यू इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज्ड वैल्यू को चेक करेगा, अगर वो ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा देगा, एक और ऐड कर देगा। इसी तरह जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये व्हाइल के अंदर रोटेट करता रहेगा, आपकी वैल्यूज़ को प्रिंट कराता रहेगा। ठीक है, अब व्हाइल के बारे में कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। जो पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं, द कंडीशन बीइंग टेस्टेड में यूज़ रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर एज शोन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। उसने कहा है कि जो भी कंडीशन आपकी चेक हो रही है वो रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू चेक होती है। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर क्या थे? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, ये आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर्स थे। ठीक है, ये आपने यहाँ से चेक कर ली। जैसे व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, एक कंडीशन ये भी हो सकती है, एक कंडीशन ये हो सकती है व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 10 एंड आई ग्रेटर देन इक्वल टू 100। ठीक है, ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी क्योंकि 100 से बड़ा हो, 10 से लेस हो। तो खैर ज़रूरी नहीं है कि कंडीशन ट्रू हो, कंडीशन आपने डिफ़ाइन करनी है, आपकी कंडीशन ट्रू हो कब होगी और उस केस में आपके पास वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो आप लॉजिकल ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, एक कंडीशन और दो कंडीशंस को कंबाइन आपने किससे किया? एंड के लॉजिकल ऑपरेटर से। ठीक है, फिर जे ग्रेटर देन 10 एंड बी लेस देन 15 आर सी लेस देन 20, तो आप तीन कंडीशंस भी लगा सकते हैं। क्या करेगा? इन दोनों का और लेगा, अगर इनमें से कोई एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू हो जाएगा और इसका देखेगा, अगर ट्रू हुआ तो ट्रू। ये मतलब मल्टीपल आपको बताया हुआ है कि आप इस तरीके से अपनी कंडीशन जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, द स्टेटमेंट इन द लूप कैन बी वन मोर। अच्छा, वही वाली बात है कि आप व्हाइल लूप के अंदर एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं रिपीट होने के लिए, एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एक से ज़्यादा लिखनी है, जो कि आपने क्योंकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी लिखना होता है, तो आपने कर्ली ब्रैकेट लाजमी लगानी है, वरना इफ़ की तरह सिर्फ पहली लाइन जो है वो पार्ट ऑफ द व्हाइल होगी, बाकी लाइंस पार्ट ऑफ द व्हाइल नहीं होंगी। लाइन का मतलब ये होता है कि एक स्टेटमेंट जो सेमीकोलन से टर्मिनेट होती है, ये मतलब नहीं होता कि अगर आप दो स्टेटमेंट एक ही लाइन में लिख दें तो वो आपके व्हाइल का पार्ट बन जाएगी, ऐसा नहीं है। व्हाइल के अंदर एक स्टेटमेंट जो कि सेमीकोलन से एंड होती है वो पार्ट ऑफ द व्हाइल होती है। ठीक है, बेशक वो आप एक ही लाइन में चार स्टेटमेंट सेमीकोलन से सेपरेट करके लिख दें, तो सिर्फ जो पहली सेमीकोलन तक की स्टेटमेंट होगी वो पार्ट ऑफ द व्हाइल होगी। ठीक हो गया। अब इसकी एक और एग्जांपल हमने, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया है कि ये है कि इंट आई इक्वल टू 0, मैंने आई में 0 डाल दिया, उसके बाद मैंने चेक किया है 0 लेस देन 7 है या नहीं। ट्रू है, 0 लेस देन 7 होता है। उसने क्या किया? 0 प्रिंट करा दिया है और उसके बाद उसने टैब स्पेस प्रिंट करा दिया। बैकस्लैश टी क्या होती है? टैब स्पेस। ठीक है, स्केप सीक्वेंस है जो कि आपके पास स्पेसेस को प्रिंट कराता है। अगर आप एक से ज़्यादा स्पेस प्रिंट कराना चाह रहे हैं, टैब स्पेस प्रिंट कराना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर आपने आई के अंदर 1 ऐड कर दिया है, आई का आपकी वैल्यू क्या होगी? 0 से 1 हो गई है। ठीक है, उसने 1 आपने फिर चेक किया, अब ये दोबारा से ऊपर जाएगा, यहाँ पर चेक करेगा 1 लेस देन 7 ट्रू हो गया, तो उसने क्या किया? 1 प्रिंट करा दिया। आई में क्या आ गया? 1 आ गया, 1 प्रिंट करा दिया, फिर टैब स्पेस प्रिंट करा दिया। ठीक है, फिर आई को 2 कर दिया, फिर ऊपर गया 2 लेस देन 7 ट्रू हो गया, 2 प्रिंट करा दिया और टैब स्पेस प्रिंट करा दी। ठीक हो गया। फिर उसने 3 इसको इंक्रीमेंट किया, आई को 3 कर दिया, 3 लेस देन 7 ट्रू होता है, 3 प्रिंट कराया, स्पेस प्रिंट करा दी। फिर आपके पास क्या हुआ? 3 को ऐड किया, 3 में 1 ऐड किया, 4 आ गया, 4 लेस देन 7 ट्रू होता है और उसने क्या किया? 4 प्रिंट करा दिया, फिर टैब स्पेस प्रिंट करा दी। फिर आई प्लस प्लस हुआ यानी 5 हो गया, 5 लेस देन 7 ट्रू होता है, 5 प्रिंट कराया और फिर टैब स्पेस प्रिंट करा दी। ठीक है, फिर आपके पास ये 6 हो गया, 6 लेस देन 7 ट्रू होता है, 6 प्रिंट किया और टैब स्पेस प्रिंट करा दी। ठीक है, फिर 6 इसको 7 कर दिया, 7 लेस देन 7 फॉल्स होता है, तो यहाँ पर आया, यहाँ पे भी कोई स्टेटमेंट नहीं थी, तो आपकी आउटपुट जो स्क्रीन पे आएगी वो 0 से 6 टैब स्पेसेस के साथ प्रिंट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो न्यू लाइन में हो तो आप यहाँ पर एंड एल भी लगा सकते हो,
/t की जगह और /n भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको याद है कि एंड एल जब भी हम लिखेंगे तो उसको डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखेंगे क्योंकि वो अलहदा से फंक्शन है, ठीक है। बाकी ऊपर लाइब्रेरी और यूजिंग नेम स्पेस आप ऐड कर लीजिएगा, वो मैंने नहीं की, सिर्फ मैंने आपको मेन का पार्ट बताया है, बाकी चीज़ें लाजमी ऐड होंगी, ठीक है। अब एक चीज़ और कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करें और 1 का डिफरेंस लगाएं लूप के अंदर, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके पास इवन नंबर प्रिंट हो तो आपके पास, आपको पता है कि हर 2 नंबर्स के बाद, हर 2 के डिफरेंस के बाद आपके पास इवन नंबर प्रिंट होगा। 0 में अगर 2 ऐड करेंगे फिर इवन आएगा, फिर 2 ऐड करेंगे फिर इवन आएगा, फिर 2 ऐड करेंगे फिर इवन आएगा, ठीक है। तो आप इंक्रीमेंट मोर देन 1 भी कर सकते हैं, फिर उसमें आपके पास क्या होगा, आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं यूज़ करेंगे, या तो आप कर सकते हैं 2 दफ़ा इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखें i प्लस प्लस लिखें, सेमीकोलन लगाएं, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा नीचे स्टेटमेंट में लिखें i प्लस प्लस और फिर आप सेमीकोलन लगा दें, ठीक हो गया। तो ये आप 2 तरह से 2 लिख सकते हैं, या आसान तरीका ये आप लिखें i इक्वल टू i प्लस 2, यानी आपके पास i के अंदर 0 था, उसके अंदर 2 ऐड हो गया, तो पहले आपकी क्या है, सबसे पहले i 0 था, 0 लेस देन 7 ट्रू हुआ, उसने 0 प्रिंट कराया, टैब स्पेस प्रिंट कराई, फिर नीचे आया i के अंदर 0 था, 0 में 2 ऐड किया, 2 हो गया, 2 जाकर यहाँ पर सेव हो गया, ठीक है। तो उसने 2 प्रिंट करा दिया, फिर ऊपर गया 2 लेस देन 7 ट्रू है, उसने क्या किया, 2 लेस देन 7 ट्रू है, फिर उसने 2 प्रिंट करा दिया और टैब स्पेस प्रिंट करा दी। अब i में क्या था, 2 था, 2 प्लस 2 क्या हो गया 4, i के अंदर क्या आ गया 4, फिर उसने चेक किया 4 लेस देन 7 ट्रू है, 4 प्रिंट कराया, टैब स्पेस प्रिंट करा दी, ठीक है। फिर 4 प्लस 2 किया जो कि आपके पास 6 आ गया और i के अंदर जाके 6 सेव हो गया, ठीक है। और उसने क्या किया, 6 लेस देन 7 ट्रू है, चेक किया, 6 प्रिंट कराया, टैब स्पेस प्रिंट करा दी, फिर 6 में 2 ऐड किया, 8 हो गया, 8 लेस देन 7 फॉल्स होता है तो कुछ भी प्रिंट नहीं कराया, ठीक है। इसके मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, जो मैंने ये लिखा है आप इसको लिख दे सकते हैं i प्लस इक्वल टू 2, ठीक है। प्लस इक्वल टू 2 आपके पास क्या होता है, आपके पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसका मतलब होता है कि i के अंदर जो भी प्रीवियस वैल्यू है उसके अंदर 2 ऐड कर दे। ये वाली आप इंस्ट्रक्शन भी इसमें लिख सकते हैं, या आप 2 दफ़ा i प्लस प्लस की स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। i प्लस प्लस सेमीकोलन, i प्लस प्लस सेमीकोलन 2 दफ़ा वो भी लिख सकते हैं। तीनों तरीक़ों से आपका ये सही होगा, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि डिफरेंस 2 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, बस आपने जो है वो डिफ़ाइन करना है कि आप जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हैं इन द वेरिएबल जिस पे आप लूप लगा रहे हैं वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारी वाइल की एग्जांपल होगी। अब हमारे पास एक और टाइप होती है फॉर की, ठीक है। अब वाइल में, जब हम वाइल में काम कर रहे होते हैं ना, मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैंने ये भी लगा लिया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब इनिशियलाइज भी कर लिया, कंडीशन भी लगा दी। सम टाइम मैं कंडीशन, इतनी सारी स्टेटमेंट्स होती हैं वाइल के अंदर कि मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखना भूल जाती हूँ। उससे क्या होता है, वो एक ही दफ़ा आपकी कंडीशन चेक करता है और दोबारा आपकी वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होती, दोबारा चेक करता है और बार बार वो चलता रहता है, क्योंकि वैल्यू जो होती है वो अपडेट नहीं हो रही होती, ठीक है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपके पास बहुत ज़रूरी पार्ट होता है इसका, उसके बगैर गुजारा नहीं होता। तो वाइल में ये होता है कि तीनों चीज़ें हमने खुद से लिखनी है। सिंटेक्स ऐसा है कि अगर आप एक भी मिस कर दें तो आपका कोड चल जाएगा, लेकिन ये है कि जब आप उसको रन करेंगे तो वो सही से एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। फॉर में आपके पास क्या होता है कि आप जो तीनों चीज़ें, तीनों पार्ट ऑफ द लूप थी जो हमने डिस्कस की थी कि इनिशियलाइज करना चाहिए उसको, सेकेंडली उसने क्या कहा था कि कंडीशन चेक करनी चाहिए, और थर्ड आपके पास उसने क्या कहा था कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होना चाहिए। अब फॉर का फ़ायदा क्या होता है कि ये तीनों चीज़ें आपके पास एक ही लाइन में प्रिंट हो रही होती हैं। फॉर लिखते हैं आप, राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। अब आप इसको वॉइल की तरह नहीं लिखते, फॉर का डिफरेंट तरीका होता है इफ़ एल्स से और वॉइल से, ठीक है। अब आपके पास फॉर लिखने का तरीका क्या है, आप पहले काउंटर जो भी इनिशियलाइज करना होता है वो वाली स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर आप सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है। सेमीकोलन लगाने के बाद आप क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाने के बाद आप कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन आपकी ट्रू है या फॉल्स है वो चेक करेंगे। उसके बाद आपने जो है वो
क्या करना है, आपने उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना है। ठीक है, तीनों चीज़ें एक ही लाइन में लिखते हैं आप, काउंटर भी, कंडीशन भी और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी। ठीक है, और आप राउंड ब्रैकेट के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट आपने चलानी होती है, अगर एक चलानी है तो आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे, अगर एक से ज़्यादा लगानी है तो आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, एक स्टेटमेंट को भी आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है। ठीक है, लेकिन आपके पास सेकंड केस में आपके पास क्या होता है, मैंडेटरी होता है कि आपने अगर एक से ज़्यादा कंडीशन को फॉर का पार्ट बनाना है तो आपने उसको मेंशन लाजमी करना है। ठीक हो गया। अच्छा, फॉर प्लेसेस ऑल थिंग इन अ सिंगल लाइन। अब फॉर का फ़ायदा क्या है, फॉर सारी वैल्यूज़ को एक ही लाइन में प्रिंट कर देता है। ठीक है, आपने इनिशियलाइजेशन तीनों पार्ट जो है वो एक ही लाइन में है, तो जब आप लिख रहे हैं तो आप कुछ भूलेंगे नहीं। अगर आप कुछ भूलेंगे भी तो आपका एरर आ जाएगा, क्योंकि आपने फॉर का स्ट्रक्चर सही नहीं लिखा होगा। तो वो बेटर देन मुझे वाइल लगता है, ज़रूरी नहीं है कि ये बेटर हो। ठीक है, लेकिन ये बेटर लगता है लिखने के पार्ट में, कि लिखना इसको आसान है। अच्छा, पहला क्या है, सेटिंग अप लूप काउंटर टू एन इनिशियल वैल्यू। पहले इनिशियलाइज करता है, टेस्टिंग द लूप काउंटर टू डिटरमाइन वेदर इट्स वैल्यू हैज़ रीच टू द नंबर ऑफ रिपीटेशन डिजायर। कंडीशन चेक करता है और फिर इंक्रीज़ करता है वैल्यू को या डिक्रीज़ करता है बेस्ड ऑन योर ऑपरेटर, आपने जो भी यूज़ किया। अगर आपने आई माइनस माइनस यूज़ किया इसका मतलब है डिक्रीमेंट कर रहा है, और अगर आपने आई प्लस प्लस किया तो इसका मतलब है इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, increasing the value of loop counter each time the program segment within the loop has been executed। ठीक है, ये इसकी जनरल फॉर्म है। फॉर लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, इनिशियलाइज करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि हमने पढ़ा था व्हाइल के थ्रू, उसको हम फॉर के थ्रू कैसे लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जब भी आप वेरिएबल लिखते हैं तो आपने वेरिएबल को डिक्लेयर लाजमी करना है। आप इसको इधर भी कर सकते हैं, इंट आई इक्वल टू 0 यहीं पे लिख लें, या आप शुरू में लिख सकते हैं इंट आई, बेशक ये ना लिखें। ठीक है, आई इक्वल टू 0, बेशक अगर आपके पास उसके अंदर वैल्यू है भी, तब भी आपको फॉर के शुरू में वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी, आई को कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए आप प्रीवियसली वैल्यू ना दें, यहाँ पर दे दें। क्या लेंगे, एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है, आपने आई के अंदर 0 वैल्यू दी। ठीक है, पहला पार्ट इनिशियलाइज किया, फिर आपने कंडीशन चेक की 0<7 है, अगर ट्रू है। ठीक है, अब ये चलने का तरीका ये नहीं होता कि पहले ये चलेगी फिर ये चलेगी फिर ये चलेगी। चलने का तरीका ये होता है, सबसे पहले जब फॉर स्टार्ट होगा एक दफ़ा ये चलेगी। ठीक है, दूसरी दफ़ा आपके पास ये चेक करेगी 0<7 है या नहीं, अगर होगा तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, 0 प्रिंट हो जाएगा, टैब स्पेस प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जब ये ट्रू हो जाएगी, जितनी भी स्टेटमेंट्स आपने लिखी हैं वो चल जाएंगी, तो फिर आपके पास ये आई प्लस प्लस के पास आएगा और आई को 1 कर देगा। ठीक है, वाई को 1 कर दिया, 1 करने के बाद ये वापस इसके पास आएगा, पहली स्टेटमेंट नहीं चलेगी। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपके पास ये चल रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने के बाद, और उसके बाद ये किसको दे रहा है, कंडीशन को। 1<7 ट्रू है, उसने प्रिंट करा दिया। ठीक है, प्रिंट कराने के बाद उसने क्या किया, दोबारा से इसको इंक्रीज़ किया, 2 कर दिया, 2<7 ट्रू है, प्रिंट करा दिया। ठीक है, प्रिंट क्या करा रहा है, 2 को प्रिंट करा रहा है, टैब स्पेस 3। इस तरीके से आपका कंट्रोल है। ठीक है, इसको शुरू से फिर देख लेते हैं। आई में आपके पास क्या है, पहली दफ़ा 0 वैल्यू आएगी, चेक करेगा 0<7 ट्रू है तो 0 प्रिंट कर देगा, टैब स्पेस प्रिंट कर देगा। फिर इंक्रीमेंट के पास चला जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, 1 को प्रिंट करेगा, टैब स्पेस प्रिंट करेगा। ठीक है, 1<2 था, उसने 1 को प्रिंट किया, टैब स्पेस प्रिंट किया, वापस आ गया। आई को आपने उसने क्या कर दिया, 2 कर दिया, 2<7 ट्रू है, उसने 2 प्रिंट किया, टैब स्पेस प्रिंट कर दिया। ठीक हो गया। फिर उसने आई को क्या कर दिया, 3 कर दिया, 3<7 ट्रू है, उसने 3 प्रिंट किया, टैब स्पेस प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर वो उसने आई को 4 कर दिया, 4<7 ट्रू है, 4 प्रिंट किया, टैब स्पेस प्रिंट कर दिया। ठीक है, आई को 5 कर दिया, 5<7 ट्रू है, 5 प्रिंट किया, टैब स्पेस प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पर 6 आ गई वैल्यू, 6<7 ट्रू है, 6 प्रिंट कर दिया, टैब स्पेस प्रिंट कर दिया। फिर 7 कर दिया, 7<7 फॉल्स है तो यहाँ पर नहीं आया, इससे आगे अगर कोई स्टेटमेंट होती तो वो चल जाती।
ठीक है, ये आपका फॉर है, लिखने में आसान है, आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं भूलते, आप इनिशियलाइज करना नहीं भूलते, तीनों चीज़ें आपने एक लाइन में लिखनी होती हैं, तो मैनेजेबल होता है और इजी होता है। ठीक है, मेरे लिए ईजी हो सकता है, आपको वॉयल ज़्यादा अच्छा समझ आया तो आप वॉयल यूज़ कर। दोनों का काम ये है कि उन्होंने 0 से 6 तक की वैल्यू को रिपीट करा दिया, प्रिंट करा दिया। ठीक है, फिर थर्ड हमारा जो हमारा लूप है वो है डू वॉयल लूप। डू वॉयल लूप वाइल लूप की तरह ही होता है। इसमें डिफरेंस क्या होता है आपके पास, डू वाइल लूप में आप पहले इनिशियलाइज करते हो वेरिएबल को। ठीक है, आई फॉर एग्जांपल आपने जो भी वेरिएबल काउंटर वेरिएबल लिया था उसको इनिशियलाइज करना है, वो लाइन यहाँ पे मिस है, वो ऐड कर लेंगे। ठीक है, इनिशियलाइज करना है। फिर डू है, डू का मतलब होता है कि ये टास्क परफॉर्म करें। ठीक है, यानी आपने वैल्यू इनिशियलाइज की पहले, उसके बाद आपने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी, एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट होंगी, बेशक कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। वॉइल तो तब चलता है जब कंडीशन ट्रू होती है, अदरवाइज वो नहीं चलता। ठीक है, लेकिन डू वॉइल में क्या होता है, आपके पास पहली दफ़ा सारी स्टेटमेंट्स चलती हैं, फिर वो सेकेंडली कंडीशन चेक करता है कि कंडीशन ट्रू है या नहीं। ठीक है, और यहाँ पर तीसरे नंबर पे आपने यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी ऐड करना होता है। वो आप शुरू में भी कर सकते हैं, एंड में भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन क्या होता है, सबसे पहले आपका टास्क परफॉर्म होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, और कंडीशन चेक होने के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहा होता है वैल्यू को। ठीक है, ये साइड में मैं इसको ठीक भी कर दूँगी। ठीक है, इसमें ये था डू होगा, पहले आपके पास स्टेटमेंट्स चलेंगी, आपका वेरिएबल इनिशियलाइज होगा, स्टेटमेंट्स चलेंगी, स्टेटमेंट्स अगर आपके पास जो है वो ट्रू होंगी कंडीशन तो फिर दूसरी दफ़ा चलेंगी, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी और फिर आपका लूप चलेगा। अब डू वाइल लूप आपका 1 से n टाइम्स या जितने भी नंबर ऑफ़ टाइम आप चलाना चाहते हैं वो चलता है, यानी 1 टाइम्स लाजमी चलता है। ठीक है, आपका वॉयल और फॉर लूप जो होता है वो 0 से n टाइम चलता है, यानी सम टाइम वो एक दफ़ा भी नहीं चलता। ठीक है, डू वाइल लूप एक दफ़ा लाजमी चलता है, लेकिन फॉर लूप और वाइल लूप आपके पास 0 से n टाइम होते हैं, यानी कभी वो एक दफ़ा भी नहीं चलते और कभी वो n टाइम्स भी चलते हैं, जितने भी नंबर ऑफ़ टाइम आपने स्पेसिफाई किया होता है। ठीक है, तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि आप इंस्ट्रक्शन को एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो आप डू वाइल लूप लाजमी यूज़ करें। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप ने दोनों दफ़ा कंडीशंस चेक करनी है, सारी चीज़ें परफॉर्म करानी है, तो आपने 0 to n टाइम्स के लिए आपके पास वाइल और फॉर लूप होते हैं। ठीक है, तो डू वाइल लूप आपके पास फ़ायदेमंद तब होता है जब आपके पास डू वाइल आपके पास तब फ़ायदेमंद होता है जब आपने अपनी स्टेटमेंट्स को एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट करना हो। ठीक है, अच्छा इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल आपके पास क्या है, आपने सबसे पहले इंट मेन ले लिया, सबसे पहले आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज़ किया i इक्वल टू 0। अगर आपके पास i के अंदर 0 वैल्यू है तो क्या करे, सी आउट कर दे i यानी 0, उसके बाद आपके पास टैब स्पेस प्रिंट करा दे, उसके बाद i की वैल्यू 1 कर दे। ठीक है, अब कंडीशन क्या आपकी चेक होगी, 1 लेस देन 7। अगर आपका 1 लेस देन 7 है यानी कंडीशन ट्रू है तो ये ऊपर जाएगा और 1 और टैब स्पेस प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा i लेस देन 0 लिखा होता तो ये आपके पास ऊपर ना जाता और ये प्रिंट ना करता, लेकिन i के अंदर 7 था, i लेस देन 7 आप चेक कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा, 1 प्रिंट करेगा, टैब स्पेस प्रिंट करेगा, i को 2 कर देगा, 2 लेस देन 7 ट्रू है, 2 प्रिंट करेगा, टैब स्पेस प्रिंट करेगा। ठीक है, 2 को 3 कर देगा, 3 लेस देन 7 ट्रू है तो वो क्या करेगा, 3 प्रिंट करेगा, टैब स्पेस प्रिंट कर देगा। फिर आपके पास 3 को 4 कर देगा, 4 लेस देन 7 ट्रू है, 4 प्रिंट करेगा, टैब स्पेस प्रिंट कर देगा। 4 को 5 कर देगा, 5 लेस देन 7 ट्रू है तो क्या करेगा, 5 प्रिंट करेगा, टैब स्पेस प्रिंट कर देगा। 5 को 6 कर देगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, 5 लेस देन 7 ट्रू है तो उसने क्या किया, 6 लेस देन 7 ट्रू है, उसने 6 प्रिंट किया और टैब स्पेस प्रिंट कर दिया। 6 को 7 कर दिया, 7 लेस देन 7 आपके पास फॉल्स था तो उसने इस लूप को यहाँ पर एंड कर दिया।
ठीक है। तो वाइल लूप क्या होता है, इफ़ आपके पास सिर्फ एक दफ़ा चेक करता है इफ़ कंडीशन को, और वाइल लूप क्या करता है, बार बार कंडीशन को चेक करता रहता है, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक आपकी वैल्यू जो है वो आपकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती है। कंडीशन फॉल्स कैसे होती है, क्योंकि आपने जो भी वेरिएबल लिया होता है जिस पे आप लूप लगा रहे होते हैं उसको आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हो। अगर वो इंक्रीज़ करता है तो आपके पास क्या है, वो वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है, अदरवाइज नहीं जाती। ठीक है। अब हमारे पास नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं, ये हमने 3 तरह के लूप्स पढ़े हैं, डू वाइल लूप और फॉर लूप। ठीक है। तीनों के डिफरेंट जगह पे यूजेज होते हैं। अगर आपने ज़्यादा कंडीशंस चेक करनी है तो आप वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर के साथ उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप जो है वो मैनेजेबल तरीके से लिखना चाहते हैं, एक ही लाइन में लिखना चाहते हैं, तो आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप चाहते हो आपकी स्टेटमेंट एक दफ़ा लाजमी चले तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, डू वाइल लूप यूज़ कर सकते हो। तो तीनों तरह के आपके लूप्स हैं। आपको एक भी लूप आता हो तो आप रिपीटेशन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के थ्रू अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको मल्टीपल टाइम लिख सकते हैं। ठीक है। अब जैसे हमने पहले पढ़ा था कि नेस्टेड लूप डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यानी हम इफ़ के अंदर एक और इफ़ लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास नेस्टेड लूप्स इंस्ट्रक्शन होती हैं, यानी हम एक लूप इंस्ट्रक्शन के अंदर एक और लूप इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये जो है ना थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी इफ़ एल्स से। ठीक है। अच्छा, आप एक और इंटरेस्टिंग बात है कि आप लूप्स के अंदर डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं। तो आप किसी भी इंस्ट्रक्शन के अंदर कोई दूसरी इंस्ट्रक्शन जो है वो ईजीली लिख सकते हैं। ठीक है। अब द वे इफ स्टेटमेंट कैन बी नेस्टेड, सिमिलरली वाइल्स एंड फॉर्स कैन ऑल्सो बी नेस्टेड। ठीक है। वाइल भी आप नेस्ट कर सकते हैं, फॉर लूप भी नेस्ट कर सकते हैं, आप फॉर के अंदर इफ़ भी लिख सकते हैं, इफ़ के अंदर फॉर भी लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो नेस्टेड लूप्स होती हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड किस तरह होती हैं, आपने अब देखो जिस तरह इसमें डिक्लेयर किया ना, आप इकट्ठे भी कर सकते हो। आपने क्या किया, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। ठीक है। एक आपने लूप लगाया कि आई जो है वो 0 से 1 तक चलेगा, यानी 2 से लेस का क्या मतलब है, 1 तक चलेगा। और फिर आपने ये चेक किया, आई में 0 डाला। ठीक है। 0 लेस देन 2 ट्रू है तो वो कंडीशन अंदर आ गया। अंदर उसने जब कोई स्टेटमेंट उसको मिली तो वो कौन सी मिली, दोबारा से लूप इंस्ट्रक्शन मिली। उसमें क्या किया, उसने पहले चेक किया जे 0 है, 0 लेस देन 3 ट्रू हो गया, उसने कहा ठीक है। अब इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या थी कि आई की क्या वैल्यू थी, 0 प्रिंट करो, फिर जे प्रिंट करो, जे की वैल्यू क्या थी, 0 प्रिंट करो, और फिर टैब स्पेस प्रिंट करो। ठीक है। ये वैल्यू डाली, वैल्यू चेक की, स्टेटमेंट चलाई, इंक्रीमेंट पे आ गया। अब आपकी जे की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है। 1 लेस देन 3 ट्रू हो गया, उसने दोबारा से आई प्रिंट कराया। अब आपका जे इंक्रीमेंट हुआ है, हम यहाँ वापस नहीं आए। ठीक है। तो जे के अंदर आपकी वैल्यू क्या चलेगी, 1, और आई में आपके पास 0 ही है, तो आई का 0 उसने प्रिंट किया। ठीक है गया। और फिर उसने जे का 1 प्रिंट किया, फिर उसने टैब स्पेस प्रिंट की, 0 1 टैब स्पेस, फिर इंक्रीमेंट किया उसने इसको, और आपके पास जे के अंदर वैल्यू होगी 2 लेस देन 3 ट्रू होता है, दोबारा आया, आई में अभी भी 0 है, 0 प्रिंट किया उसने, जे की वैल्यू उसने 2 प्रिंट की और टैब स्पेस प्रिंट कर दिया। ठीक है। फिर आपके पास इंक्रीमेंट उसने किया, जे की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, 3 हो गई, 3 लेस देन 3 फाइनली फॉल्स हो गया, तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी, ये वापस इधर आ जाएगा। ठीक है। अब आपको लग रहा है ये ख़त्म हो गई है, ख़त्म नहीं हुई। उसने ये डाला, ये आई के अंदर 0 वैल्यू डाली, 0 को चेक किया, लेस देन 2 ट्रू है, उसने इस इंस्ट्रक्शन को 3 दफ़ा चलाया, क्योंकि ये कंडीशन के हिसाब से 3 दफ़ा चल रही थी, 0 1 और 2 3 दफ़ा चल रही थी। फिर उसने क्या किया, इधर आ गया। ठीक है। इधर आके उसने आई की वैल्यू इंक्रीमेंट की। ठीक है। ये दोनों होगी थी, अब इसकी बारी थी। आई की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, 1 हो गई। अब 1 को उसने चेक किया, 1 लेस देन 2 ट्रू होता है, दोबारा इधर आ गया। अब आपके पास क्या होगा, यहाँ पर जे में दोबारा से 0 जाएगा, ये लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन फिर शुरू से चलेगी। ठीक है। जे में 0 चला गया, 0 लेस देन 3 ट्रू है, तो आई के अंदर अब क्या था, 1। ठीक है। तो उसने प्रिंट किया 1, जे के अंदर आपने अभी क्या डाला है, 0, और कंडीशन 0 लेस देन 3 चेक किया है तो 0 प्रिंट हो गया।
ठीक है, फिर उसने दोबारा से इसको चेक किया, इंक्रीमेंट किया, जे के अंदर वैल्यू 1 आ गई, 1 लेस देन 3 ट्रू होता है, तो उसने क्या किया, आई की वैल्यू 1 प्रिंट की और जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 हुई थी तो 1 प्रिंट करके टैब स्पेस प्रिंट कर दिया। फिर जे इंक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू 2 हो गई, 2 लेस देन 3 ट्रू होता है। ठीक है, ये ट्रू हुआ तो आपके पास क्या हुआ, आई की वैल्यू उसने 1 प्रिंट की और जे की वैल्यू उसने 2 प्रिंट की, उसके बाद उसने टैब स्पेस प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब आपके पास क्या है, 2 प्रिंट की, टैब स्पेस प्रिंट कर दिया। अब तो उसने इंक्रीमेंट किया, 3 लेस देन 3 फॉल्स होता है, दोबारा ऊपर चला गया। अब आई में क्या था, 1 को उसने 2 कर दिया, 2 लेस देन 2 फॉल्स होता है, तो ये यहाँ से निकल जाएगा। अगर ये ट्रू होता तो ये दोबारा इंस्ट्रक्शन 3 दफ़ा चलती। तो नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड किस तरह से होते हैं कि आपका जब फर्स्ट लूप चल रहा होता है तो इस लूप की पहली वैल्यू लेके ये लूप जितनी दफ़ा चलना है वो चलता है, फिर ऊपर आता है इसकी दूसरी वैल्यू लेके उतनी दफ़ा दोबारा ये लूप चलता है, फिर तीसरी वैल्यू, जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनको लेके उतनी दफ़ा चलता है। ठीक है, आप लूप विद इन लूप भी लिख सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम की बेस पे जो है वो बेसिकली आप स्पेसिफाई करते हो कि आपने कितने लूप्स जो हैं वो लिखने हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हमारे पास यही था। बेसिकली हमने सीखना है कि रिपीटेशन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हम किस तरीके से लिख सकते हैं, लूप्स किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, लूप्स क्या करते हैं, रिपीटेडली आपकी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराते हैं मल्टीपल टाइम्स। अगर आपने कोई इंस्ट्रक्शन प्रिंट करानी है तो आप लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के थ्रू कराते हैं। ठीक हो गया। टाइप्स ऑफ लूप आपके पास 3 तरह की होती हैं, फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल लूप होता है। ठीक है, व्हाइल लूप में आप कंडीशंस चेक करते हैं, एक से ज़्यादा कंडीशंस भी चेक कर सकते हैं। डू व्हाइल लूप में आप क्या करते हो, डू व्हाइल लूप में आप एक दफ़ा इंस्ट्रक्शन सारी चलती हैं, फिर कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है दोबारा इंस्ट्रक्शन चलती हैं और तब तक चलती रहती हैं जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। ठीक है, ये 1 से एंड टाइम चलता है। व्हाइल लूप आपके पास 0 से एंड टाइम चलता है और व्हाइल लूप भी आपके पास 0 से एंड टाइम चलता है, यानी वो कभी तो आपके पास स्पेसिफाइड नंबर टाइम चलता है, कभी चलता ही नहीं है, बेस्ड ऑन द कंडीशन होता है। ठीक है, जब भी हम लूप लिखते हैं हमारे पास लूप के 3 पार्ट्स होते हैं। हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, हमने कंडीशन को चेक करना है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना है। इसमें से कोई भी एक पार्ट मिस कर देते हैं या गलत कर देते हैं, सही उसकी कंडीशन या लॉजिक नहीं लगाते, तो हमारे पास लूप जो है वो सही तरीके से नहीं चलता। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या है, फिर जो हमने डिफरेंट लूप्स डिस्कस किए उसमें व्हाइल लूप है। व्हाइल में आप पहले इनिशियलाइज करते हो, फिर कंडीशन चेक करते हो, फिर स्टेटमेंट चलाती हैं और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगता है। ठीक है, अब व्हाइल लूप में आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल कंडीशंस भी चेक कर सकते हो लॉजिकल ऑपरेटर्स ऐड करके। ठीक हो गया। अब सम टाइम ऐसा होता है कि आपने लिखा सब कुछ सही है, लेकिन जैसे ये कंडीशन लगाई है कि आई लेस देन 10 होना चाहिए और आई ग्रेटर देन 100 होना चाहिए, तो लॉजिकली ये गलत है ना कि आई जो है वो या तो 10 से लेस होगा या 100 से ग्रेटर होगा, दोनों तो इकट्ठे ट्रू नहीं हो सकते, यानी इसमें और लगना चाहिए था। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट हो, आई में जो भी वैल्यू हो, दोनों कंडीशन इकट्ठे ट्रू नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपने ये भी लाजमी देखना है कि जो आप कंडीशन लगा रहे हैं वो एप्लीकेबल भी है या नहीं है। ठीक है, अगर आप व्हाइल में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो व्हाइल को आप कर्ली ब्रैकेट के ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। ठीक है, जिस तरह इफ़ में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होती है। तो एग्जांपल हमने पढ़ी कि हम आई लेस देन 7, इसका क्या मतलब है, जब तक 0 लेस देन 7 है तब तक चलते रहो, और 0 की वैल्यू अपडेट हमारे पास किससे होती है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर से अपडेट हो रही होती है। ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास इंक्रीमेंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो सिर्फ व्हाइल में नहीं है, आप फॉर में भी कर सकते हैं। जहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है वहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस 2 लिख दो। ठीक है, जैसे फॉर में यहाँ पर है ना आई प्लस प्लस, यहाँ आप आई इक्वल टू आई प्लस 2 लिख दें तो ये 2 का इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, फॉर लूप में क्या होता है, सारी लाइन्स जो हैं वो एक ही लाइन में लिखते हैं, तो आपका मिस होने का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर या इनिशियलाइज़र कोई भी गलती का चांस कम होता है। ठीक है, लिखते क्या है, फॉर का कीवर्ड लिखते हैं, आप वैल्यू इनिशियलाइज करते हो, उसके बाद आप वैल्यू की कंडीशन चेक करते हो और उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हो, तो आपके पास कर्ली ब्रैकेट के ब्लॉक के अंदर है। लेकिन ये इसका आपका फ़्लो इसी तरह से होता है, पहले वैल्यू इनिशियलाइज होती है, फिर कंडीशन चेक होती है, फिर स्टेटमेंट चलती है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है।
ठीक है, वॉइल की तरह ही इसका होता है कि पहले का आपकी कंडीशन चेक होगी, उसके बाद आपकी स्टेटमेंट चलेंगी और उसके बाद आपका जो है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगेगा। इसी तरह डू वाइल होता है। डू वाइल में आपके पास क्या है, पहले एक दफ़ा स्टेटमेंट सारी चलती हैं, फिर कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर आपके पास दूसरी दफ़ा भी चलती है, तीसरी दफ़ा भी चलती है। ठीक हो गया। इसकी भी एग्जांपल आपने की है, ये करके देखेंगे तो इजी हो जाएगा। फिर हमने नेस्टेड फॉर लूप्स के बारे में, नेस्टेड लूप्स के बारे में पढ़ा है कि फॉर भी हो सकती हैं, वॉइल भी हो सकती हैं। नेस्टेड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या होती है कि किसी भी कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर कोई और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हो। ठीक है, इसका मतलब है कि हम नेस्टेड लूप्स के अंदर डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपके लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना आसान हो गया होगा कि किस तरीके से आप जो हैं वो, अगर हमने फॉर एग्जांपल स्विच लगाया, हमने मेन्यू बताया, कोई भी मेन्यू आता है जिसमें फर्स्ट मेन्यू का मतलब है कि आपने 10 टाइम्स नाम प्रिंट कराना है, तो फर्स्ट केस के अंदर आप एक फॉर लूप लिख दें जिसमें आपने मल्टीपल टाइम नाम प्रिंट कराना है। ठीक है, तो अब आप जो है वो सॉफ्टवेयर थोड़ा बहुत डिज़ाइन कर सकते हैं अगर आपको अभी तक की इंस्ट्रक्शन समझ आए। ठीक है, अच्छा, नेस्टेड लूप्स की बात हम कह रहे थे। नेस्टेड लूप की बात ये है कि आप क्या लिखते हो, लूप्स के अंदर लूप्स लिख सकते हो। ठीक है, अब वो चलते कैसे हैं कि पहली लूप की वैल्यू चलती है, उसके बाद आपके पास जो अंदर वाला लूप होता है वो मल्टीपल टाइम चलता है। ठीक है, फिर आपकी दूसरी वैल्यू चेक होती है, फिर आपका अंदर वाला लूप उतनी दफ़ा ही चलता है जितनी दफ़ा उसने चलना था। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन जो होती है वो सारी आपकी कंपाइलर ने करनी होती है। आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपने उस अंडरस्टैंडिंग की बेस पे लॉजिक डेवलप करनी, जो भी आंसर प्रोड्यूस करना है, जो भी चलाना है इंस्ट्रक्शन को, वो काम किसका है, आपके पास कंपाइलर का है। ठीक है, बेसिकली इंस्ट्रक्शन कैसे स्टेप बाय स्टेप चलती हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हमारे पास पहला स्टेप होता है, दूसरा स्टेप होता है, उसको थोड़ा सा ड्राई रन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ड्राई रन आपके पास क्या होता है, आप खुद से चेक करते हो कि अगर कंपाइलर चलाएगा तो पहले ये इंस्ट्रक्शन चलाएगा, फिर ये चलाएगा, ये आएगा तो इसकी ये आउटपुट आनी चाहिए। ठीक है, ये बेस्ड ऑन द ड्राई रन मैंने जैसे अभी आपको बताया कि आई में 0 जाएगा, 0 <2 चेक करेगा, ट्रू होगी, फिर इधर आ जाएगा, जे आपके पास चेक करेगा, जे <0 ट्रू होगा, फिर आपकी वैल्यू प्रिंट करा देगा। तो इसी तरीके से आपके पास ये ड्राई रन होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं थोड़ा सा ड्राई रन करना सिखाऊंगी। आज के लेक्चर में अभी तक यही है। लूप्स में कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।